नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु हमेशा सदैव और सतत अदब के साथ आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब हम सभी लोग उस विषय पर एक गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे कि यदि हमारे मुल्क में उन अमर शहीदों वो थे तो थोड़ी संख्या में, लेकिन उनकी कुर्बानी शहादत वो हिमालय से भी ऊंची थी, उनकी लोकप्रियता हिमालय से भी ऊंची थी। और यदि उनके जज्बे के आधार पर इस नए भारत का निर्माण होता तो ये जितनी समस्याओं से हमारा देश जूझ रहा है, हमारे लोगों में जिस तरह की गलत अवधारणाएं, गलत दृष्टिकोण, गलत नज़रिया 60-70 सालों से पैदा किया गया है, जो इस समाज के लिए और इस देश के लिए खतरनाक है और देश की जो है हमारे मुल्क की जो दुश्मन और ख़तरनाक गद्दार शक्तियां हैं, उनके प्रति कोई रोष नहीं है। उनको हम इसमें इलेक्शन में ऐसे ही देश विरोधी ताकतों को जो है हम चुन करके उनको सदन में और सत्ता में भेज रहे हैं। ये सारी जो विवेकहीनता जो है, और वो भी स्वार्थ के बल पर, व्यक्ति के स्वार्थ के बल पर, इसलिए कि जितनी भी समस्याओं का वर्णन किया जाता है और जितने दुखों का वर्णन किया जाता है, जब उसका एक ईमानदारी से विश्लेषण जब आप करेंगे तो घूम करके अपने आवाम पर ही आएगा, अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों पर ही आएगा। यही तो हैं, चाहे वो देश विरोधी शक्तियां हों, खतरनाक शक्तियां हों, राजनीतिक दलों के भेष में, यही अपने आदरणीय भारतीय भाई बहन तो किसी न किसी प्रकार से एन के प्रकार इनको जो है ताकत दे रहे हैं। तो बात यहाँ तक, तो उसमें भी यदि आप ईमानदारी से उसका विश्लेषण करेंगे तो इन सालों में, जितने सालों में जेएनपीसी शासन में रही है, गलत अवधारणा और सही और जो सही अवधारणा होनी चाहिए उसका वो प्रदूषण और गलत नज़रिया, गलत आदतें हमारे भारतीय भाई बहनों के दिलो दिमाग में, आचरण में डाली हुई हैं, जिसके कारण जो है समाज में समस्याएं तो हैं ही, जो उनकी मूल्यांकन पद्धति है। मूल्यांकन पद्धति से मतलब कि किस तरह के लोगों को वो अपना प्रतिनिधि माने, किस तरह के लोगों को
अपना हितैषी मान करके वो सदन या सरकार में भेजें, इस तरह का एक सही फैसला, सही विवेकशीलता न आने के कारण जो है सारी समस्याएं पैदा हो रही हैं। मतलब जो समाज में विखंडन कर रहा है वह जनता का प्रतिनिधि वो कैसे हो सकता है? हाँ बांट करके कुछ एक कुनबे का प्रतिनिधित्व हो सकता है, लेकिन इस मुल्क का जो कि कहता है कि हम भारत के लोग, तो हम भारत के लोगों का हम भारत के लोगों का वह प्रतिनिधि कैसे हो सकता है? वो जो कि संकीर्णता के आधार पर, जाति या संप्रदाय या भाषा प्रांत के आधार पर बांट करके जो है वो कुछ लोगों को मैंने इसी भावना में मैंने भला करके फुसला करके जो वोट बटोर रहा है। तो इसका एक नमूना बताया गया है कि इन 60-70 सालों में हमारे दिलो दिमाग में कुछ दृष्टिकोण को लेकर के, कुछ आदतों को लेकर के, कुछ नज़रिए को लेकर के, अब कुछ जो है मतलब कि मेंटल कंडीशनिंग यानी दिमाग में जो बातें भरी गई हैं, इन सब का दुष्परिणाम है कि हमारी जो माने चुनाव के वक्त में हम भारतीय भाई बहनों की, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों की, हमारे आदरणीय भारतीय आवाम की मूल्यांकन पद्धति बहुत ही प्रदूषित हो गई है, जो कि ये पहचान नहीं कर पाती है कि उसका हितैषी कौन है, इस मुल्क का हितैषी कौन है, समाज का हितैषी कौन है। और वो सारे समाज के दुश्मनों को, समाज विरोधियों को, देश विरोधियों को वो जो है सदन में भेज रही है, सत्ता में भेज रही है, सारी समस्याओं की जड़ी होता है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि जो जज्बा, जो भावना हमारे उन अमर शहीदों ने, जिन्होंने इस मुल्क की आज़ादी की खातिर अपने प्राण से सर्वस्व न्यौछावर किया इस भारत माता की बलिवेदी पर, और उन्होंने जो देशभक्ति का जज्बा जगाने के लिए जो अपनी कुर्बानियाँ दी, मौत को गले से लगाया और हंसते हंसते फांसी के फंदों को चूमा, यदि वो भावना हम भारतीय भाई बहनों को होती तो क्या परिदृश्य होता, उसका कुछ नमूना आपके सामने वो पेश किया जा रहा है। सर्वप्रथम तो ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी, जिसकी गद्दारियों की कारनामे जो है प्रथम विश्व युद्ध में जो भारतीयों की उसकी सेना में भर्ती करवाया, जो इस देश का शत्रु था, अंग्रेजों की सेना में, अंग्रेजों की ओर लड़ने से, अंग्रेजों की तरफ लड़ने वाली जो सेना थी, उस सेना में इस मोहनदास करमचंद गांधी ने भारतीयों की भर्ती करवा करके देश के खिलाफ गद्दारी की। वही मोहनदास करमचंद गांधी जब 24 मार्च 1931 को हमारे शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद सुखदेव और अमर शहीद राजगुरु को फांसी लगने वाली थी, पूरा देश उससे उस मोहनदास करमचंद गांधी से ये कह रहा था कि आप निवेदन कर दीजिए कि इन लोगों की फांसी रुक जाए। तो पहले तो वो टाल मटोल कर रहा था, वायसराय लॉर्ड इरविन से मिलने के,
लेकिन बहुत जब दबाव बढ़ा और ख़ास करके वो घटना हुई कि शहीद आजम भगत सिंह की लोकप्रियता जो है बहुत बहुत वो शूट अप कर रही थी, बहुत तेज़ी से वो आसमान छू रही थी, और इसकी मोहनदास करमचंद गांधी की जो राजनीतिक लोकप्रियता है वो जमींदोज हो रही थी, जमीन में धंस रही थी। तो इन्हीं बातों को देख करके वो मिलने गया, और वो जो है इस देश की आवाम उसको ये कह कर के भेजी थी, मोहनदास करमचंद गांधी को ये कह कर के भेजी थी कि आप वायसराय लॉर्ड इरविन से फांसी, मैंने इन तीनों अमर शहीदों की फांसी रुकवाने के लिए कहिए। लेकिन वहाँ जाकर ये उल्टा वो वायसराय लॉर्ड इरविन को यह सलाह दे आया कि इनको 12 घंटे पहले मार दीजिए। ये देखिए इसकी गद्दारी। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में हमारे राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ क्या क्या साजिशें इसने की, और जब वो आज़ाद हिंद फौज अंग्रेजी सेना को हराते हुए, परास्त करते हुए इस देश को आज़ाद कराने के लिए अंग्रेजी सेना को हराते हुए जब रंगून से कोहिमा तक आ गई थी आज़ाद हिंद फौज, तो उस आज़ाद हिंद फौज के खिलाफ लड़ने के लिए ये ऑल इंडिया रेडियो पर ये मोहनदास करमचंद गांधी जो है अपने देशवासियों को भी, और वो हमारे जो भारतीय जो अंग्रेजी सेना में थे उनको लड़ने के लिए बोला। उसने नहीं कहा कि आप जो है वह उस आज़ाद हिंद फौज का साथ दीजिए जो इस देश को आज़ाद कराने के लिए अंग्रेजी सेना को हरा रही है, ऐसा नहीं बोला। बल्कि उस आज़ाद हिंद फौज जो कि इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए अंग्रेजी सेना के खिलाफ लड़ रही थी, तो वो अंग्रेजी सेना में भर्ती जो है भारतीयों को उस आज़ाद हिंद फौज के खिलाफ उल्टे लड़ने के लिए इसने आह्वान किया, भारतीयों को भी आह्वान किया। तो इतना बड़ा गद्दार था ये मोहनदास करमचंद गांधी। और जो सेफ्टी वाल्व वाली जो इसकी डीएनए थी कांग्रेस की, सेफ्टी वाल्व माने वो अंग्रेजी सरकार की मुखबरी और दलाली। और मुखौटा क्या कि आज़ादी की लड़ाई, मुखौटा था आज़ादी की लड़ाई लड़ने का। तो आज़ादी की लड़ाई लड़ने के मुखौटा पहन करके वो अंग्रेज सरकार की मुखबरी और दलाली। तो वो इन तीनों आंदोलनों के विषय में विस्तार से बताया गया किसी एपिसोड में, अब उसको फिर दोबारा विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वो तीनों आंदोलनों को जो असहयोग, नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत था, वो मैंने 1919 से लेकर 1922 वाला, और सविनय अवज्ञा, सिविल डिसोबीडियंस जो आंदोलन था 1931-30 वाला, 1931-32 वाला, और भारत छोड़ो क्विट इंडिया मूवमेंट जो 1942 वाला, तीनों को जनता ने खड़ा किया और इसने जो है वो बंद कराया। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेज कई रूपों में टूट चुके थे, आर्थिक रूप से भी टूट चुके थे, राजनीतिक रूप से भी टूट चुके थे। और फिर ये आज़ाद हिंद फौज के 26,000 सैनिकों की जो उनकी शहादत कुर्बानी हुई, उसकी प्रेरणा से जो रॉयल इंडियन नेवी नेरिन में बगावत हुई
और हमारी सेना, हमारी आर्मी में भी बगावत उसी के आधार पर होने वाली थी। तो इसको देख करके वो मैं समझ गए थे अंग्रेज कि अब यहाँ की सेना को और यहाँ के लोगों को नियंत्रित करना माने आसान नहीं है, मुश्किल है। तो बहुत एक सुरक्षित रास्ते से अब निकल लेना ही बेहतर होगा, ऐसा वो मन में ठान लिए थे। और इस चीज़ को ये दोनों गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी और गद्दार नेहरू ने इस चीज़ को सूंघ लिया था, भांप लिया था। तो जब सत्ता हस्तांतरण का सवाल आया तो इन दोनों ने साजिश करना शुरू किया कि सत्ता सिर्फ जो है उस गद्दार नेहरू को ही मिलनी चाहिए। अब चूंकि ये प्रकरण पिछले एपिसोड में बताया गया, फिर उसको विस्तार से बताना उतना आवश्यक नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके। तो जो कैबिनेट मिशन था उसके अधीन में एक इंटरिम कैबिनेट, एक अंतरिम मंत्रिमंडल बनना था, और उस अंतरिम मंत्रिमंडल में वो प्रधानमंत्री बनना था इसी कांग्रेस से। तो जो उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष होता वही अंतरिम मतलब 1946 में अंतरिम मंत्रिमंडल इंटरिम कैबिनेट का वो प्राइम मिनिस्टर होता, प्रधानमंत्री होता। अब कांग्रेस अध्यक्ष कौन होगा? तो कांग्रेस अध्यक्ष के वो संविधान के अनुसार इसके लिए प्रांतीय इकाइयां उसको प्रस्तावित करती थी। तो कांग्रेस की 15 इकाइयों में से 12 ने प्रस्तावित किया था सरदार पटेल के पक्ष में, और 3 ने किसी और को किया था। इस गद्दार नेहरू को किसी भी प्रांतीय इकाई ने प्रस्तावित नहीं किया था। मतलब इसका भी माने पूरी कांग्रेस में इसको समर्थन था ही नहीं। और फिर वहां पर ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने गद्दारी करते हुए सरदार पटेल को दाब दिया, और फिर उस नेहरू को आगे किया जिसके समर्थन में एक भी प्रांतीय इकाई नहीं थी। तो इस गद्दारी को हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे आदरणीय भारतीय आवाम जरूर इसको देखें कि जिसके समर्थन में, यानी कांग्रेस अध्यक्ष बनने के लिए जो 1946 में, और कांग्रेस अध्यक्ष बनने के लिए वो नेहरू क्यों लालायित था और गांधी क्यों आमादा था उनको बनाने के लिए, कि उस समय जो भी कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा वही अंतरिम मंत्रिमंडल इंटरिम कैबिनेट का प्रधानमंत्री होता है। इसीलिए तो जिस नेहरू के समर्थन में कोई कांग्रेस में था ही नहीं, उसको इसने पटेल को दाब करके, पूरी कांग्रेस को दाब करके कांग्रेस का अध्यक्ष बनवाया इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने। इसको पूरा देश जाने। और तो इस तरह की खुराफात के आगे सब तो वो नतमस्तक हो गए। अंबेडकर भी हो गए, मौलाना आज़ाद भी हो गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी हो गए। और जान लीजिए कि किसी भी दुष्ट के आगे नतमस्तक होना वो अपराध के बराबर होता है। और इस तरह से जो ये लोग को-ऑप्ट हो गए, मैं जिनका नाम ले रहा हूँ, B.R. अम्बेडकर, मौलाना आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पटेल भी, इनको उसी तरह से भुगतना पड़ा जिस प्रकार जो द्रौपदी थी, जब उनका चीर हरण हो रहा था वो बड़ी सभा में, तो एक से एक
महारथी और एक से एक धनुर्धर थे, पांचों पांडव थे और भीष्म पितामह थे, द्रोणाचार्य थे, सबको सजा मिली है, ऐसी बात नहीं है। और इसी प्रकार ये लोग भी उसी गति को प्राप्त हुए। अब इसके लिए अलग से वीडियो में बताया जाएगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अंतिम दिनों में, जो कि राष्ट्रपति रहे हैं, पटना में कैसे इसी नेहरू ने उनको जो सामान्य जो चिकित्सा सुविधा है उससे वंचित करवाया। अंबेडकर जी को चुनाव हराने के लिए यह व्यक्तिगत रूप से उनके खिलाफ प्रचार करने आया ये नेहरू। क्या क्या नीचता हुई, सब इस देश ने देखा है। और क्यों कि इसका जो सत्ता की हवस के लिए जो तांडव कर रहा था ये गद्दार नेहरू, गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी की शय पर, उसके आगे ये लोग नतमस्तक थे। तो ये लोग उसी गति को प्राप्त हुए हैं। तो और इस प्रकार, और मैंने फिर उसी को ज़्यादा विस्तार से बताना आवश्यक उतना नहीं है। और उसमें INA ट्रायल, मैंने जो आज़ाद हिंद फौज को बंदी बनाया गया, उस पर मुकदमा चलने वाली बात थी इसी लाल किले में। और उसमें जो उप सेना अध्यक्ष थे आज़ाद हिंद फौज के, एक हिंदू थे, लेफ्टिनेंट जनरल सहगल साहब थे, एक मुस्लिम थे, लेफ्टिनेंट जनरल शाहनवाज साहब थे, और एक सिख थे, लेफ्टिनेंट जनरल ढिल्लन साहब थे। तो इन लोगों पर भी जब मुकदमे की बात आई और मुकदमा चला जब था, तो देश पूरा खिलाफ हो गया। हालांकि अंग्रेजों का मंसूबा कुछ और था, भारतीयों का सिर्फ मनोबल तोड़ने के लिए कि भाई देखिए मैं आपके उन लोगों पर मुकदमा चला रहा हूं जिसको आप बिल्कुल छाती से लगाए हुए हैं और बहुत प्रिय मानते हैं। तो इसी इरादे से वो मुकदमा चलवा रहे थे अंग्रेज, लेकिन उल्टा पड़ गया और इनको लेकर के बहुत देश में मन बवाल आ गया और बहुत बड़ी एकता, हिंदू मुस्लिम सिख की एकता आ गई। तो इस एकता को देख करके अरुणा आसिफ अली ने कहा कि भाई इस एकता का इस्तेमाल किया जाए कि भारत हमारा देश बटे न। तो कई बार मैंने चिट्ठी लिखी, मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया, इसका भी वर्णन में पिछले एपिसोड में किया गया है कि कई रूपों में उसने किया, लेकिन चूंकि यह आमादा था सिर्फ नेहरू को सत्ता दिलाने के लिए, तो वो कद्दावर नेता अरुणा आसिफ अली की किसी बात को नहीं माना। जबकि अरुणा आसिफ अली वैसे यही कर रहे थे कि इसमें देश में एकता है, इस एकता का इस्तेमाल जो है माने वो उनका कहने मतलब था कि इस तरह का आंदोलन चलाया जाए, धरने पर बैठा जाए और आमरण अनशन किया जाए ताकि हमारा देश जो है बटने से बच जाए। लेकिन उस अरुणा आसिफ अली के किसी भी तरफ को ये माना नहीं। गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी, ये भी रिकॉर्डेड है, इसमें भी कोई असत्य नहीं है। और इसके बाद और ये बोलता रहा, देश को धोखा देता रहा कि पाकिस्तान बन नहीं सकता, पाकिस्तान मेरी लाश पे बनेगा। और तो जब और ये सारा तांडव जो है वो जिन्ना साहब भी देख रहे थे। तो सभी जो है उसके तांडव के आगे झुक जाए या तो कोई आवश्यक नहीं। वो मौलाना आज़ाद झुक गए, अम्बेडकर झुक गए, सरदार पटेल झुक गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झुक गए, तो सभी झुक जाते, कोई आवश्यक नहीं। जबकि इस गद्दार नेहरू के तुलना में उनके बनस्पति जो है जिन्ना साहब ज़्यादा काबिल भी थे, ज़्यादा सीनियर भी थे और उम्र दराज भी थे
मन हर एक मायने में वो बहुत ही बेहतर और बहुत ही उम्दा थे उम्मीदवार भारत के लिए। और इसलिए उनका ये कहना था कि यदि सरदार पटेल बनते हैं तो उनका मोहम्मद अली जिन्ना का ये कहना था कि ये सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बनाया जाता है तो उनको कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन इस निकम्मा नेहरू को बनाने के वो सख्त खिलाफ हो गए और उन्होंने प्रधानमंत्री पद का खुद का दावा ठोक दिया। अब ये दोनों जो है गद्दार नेहरू और गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी माउंटबेटन से मिल गए और माउंटबेटन भी इस देश को बांटना ही चाहता था। वैसे अंग्रेज तो इसके पहले 5 से 62 रियासतों में भी बांट के गए थे और उनको स्वतंत्र कर दिया था कि वो चाहे तो वो स्वतंत्र रहें, चाहे तो भारत में मिले, चाहे पाकिस्तान में मिले, तो वो बांटना ही था। और फिर जो शेष भारत बटा है उसको भी बांटना चाह रहे थे अंग्रेज, लेकिन उसका इल्जाम अपने सिर पर लेना नहीं चाह रहे थे। तो वो बोले कि और बांटने से यह होगी कि एक टुकड़ा वो जिन्ना को थमा करके उसको जो है जो तमाम इस तरह से हल्ला कर रहा है उसको शांत किया जा सकते। और इसकी जो महत्वाकांक्षा है गद्दार नेहरू की प्रधानमंत्री बनने की, तो इसमें जिन्ना बहुत बड़ा रोड़ा है, तो उसको शांत करने के लिए पाकिस्तान का एक टुकड़ा उसको देने के लिहाज से भारत बांटने का षड्यंत्र जो है ये तीनों ने गद्दार नेहरू, गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी और माउंटबेटन ने ये मन में निश्चय कर लिया। लेकिन माउंटबेटन का ये कहना था कि भाई ये भारत का विभाजन हम तभी कर सकते हैं जबकि इसका प्रस्ताव मैंने देश को बांटने का प्रस्ताव कांग्रेस की ओर से आया। देखिए अपना कंधा साफ करना चाहता था माउंटबेटन। ये सारी बातें शायद हमारे देश के लोग न जानते हो, लेकिन ये सारे कुछ रिकॉर्डेड प्रूफ है। तो पूरा देश को बहुत राहत की सांस मिली भाई कि ये जब कांग्रेस यानी कांग्रेस वो देश बांटने का प्रस्ताव बताइए, जो कांग्रेस जो है वो आज़ादी की खातिर जो है वो लड़ाई लड़ रहा है, वो देश को बांटने का वो प्रस्ताव पास करेगी। पूरा देश जो है मैंने बिल्कुल आश्वस्त होकर बैठ गया कि अब देश नहीं बटेगा, क्योंकि ये प्रस्ताव गिर जाएगा। वहाँ पर देश बड़ी राहत के सांस लेने लगा कि जो कांग्रेस जो है आज़ादी की लड़ाई लड़ रही थी, यानी जो मुखौटा पहन करके इस तरह से नाटक कर रहे थे, तो कुछ न कुछ तो मैंने असर और कुछ न कुछ इस प्रकार का भ्रम तो था ही नहीं भाई कि ये आज़ादी की लड़ाई लड़ रही है। तो यही था कि भाई कि जो कांग्रेस आज़ादी की लड़ाई लड़ रही है वह इस देश को बांटने का प्रस्ताव जो है कैसे पास कर सकती है। तो देश के लोगों ने बहुत राहत की सांस ली, लेकिन उनका ये भ्रम टूट गया। कांग्रेस में ये विभाजन का प्रस्ताव गिर जाता, लेकिन वहाँ भी यही गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने सिर्फ नेहरू को सत्ता दिलाने के लिए देश को बांटने का प्रस्ताव माने पूरी कांग्रेस को दबाव में लेकर के पास करवाया। और झूठ क्या बोला कि यदि नेहरू को प्रधानमंत्री न बनाया गया तो उसने धमकी दिया है हमको भी, लॉर्ड माउंटबेटन को भी, कि वो कांग्रेस को तोड़ देगा। यह उस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी से कोई नहीं पूछा कि तुमको कांग्रेस टूटना कबूल है या देश टूटना कबूल है, या कांग्रेस को बचाने के नाम पर, जैसा कि वो सब तर्क गढ़ रहे थे, कांग्रेस बचाने के नाम पर देश टूटना कबूल है। तो ये सब उन सबों का तर्क गढ़ना था, एक नाटक था।
तो कांग्रेस ने कांग्रेस में और कांग्रेस को दबाव में लेकर के गांधी ने मतलब कांग्रेस के द्वारा देश को बांटने का प्रस्ताव पास हुआ। ये हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन बिल्कुल अच्छी तरह जान लें, हमारे आदरणीय भारतीय अवाम भी जान लें कि कांग्रेस ने ही देश को बांटने का प्रस्ताव पास किया था। तो अब जरा ये सवाल इन जेएनपीसी वालों से करिए कि जब तुमने खुद देश बांटने का प्रस्ताव पास किया हुआ है तो उसका इल्जाम जो है किसी और के मत्थे अर्थात जिन्ना साहब के मत्थे तुम कैसे मर सकते हो? जो ये साजिश इन समूहों ने किया क्योंकि देश बटा है जिन्ना साहब के वो जिन्ना साहब के कारण ये सवाल पूरा देश जो है इसे जेएनपीसी से पूछे। और इस तथ्य को दबाने के लिए ये पूरा मीडिया जो है, देखिए पूरा मीडिया बताया गया है कि पूरा मीडिया जो है जेएनपीसी के चमचों के द्वारा, जेएनपीसी के टाउट्स के द्वारा एकाध अपवाद भले हों स्थापित किया गया। तो हमेशा जेएनपीसी के ही पक्ष में ये माहौल सब बनाते हैं। और देखिए इसमें ये माहौल बना रहे हैं कि अब जेएनपीसी जा रही है, जेएनपीसी कमज़ोर हो रही है। और राजस्थान की घटना, मध्य प्रदेश की घटना, कहाँ की घटना, आप सभी लोग भ्रम में हैं। जेएनपीसी जरा भी कमज़ोर नहीं हुई है। जेएनपीसी ने जब उसका इस तरह से हालत है कि थोड़ा सा समर्थन कम है तो अपने सारे नेताओं को सुरक्षित जगहों पर पार्क कर दिया है। बीजेपी में पार्क हैं, बीजेपी में जितने भी कांग्रेस से नेता गए हैं, तोमर से लेकर और रीता बहुगुणा से लेकर के जगदम्बिका पाल से लेकर के और वीरेंद्र सिंह से लेकर के ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर के सभी जो है वो उनके डीएनए में कांग्रेस ही है। वो पार्क हैं बीजेपी में, और जब भी उनको मौका मिलेगा फिर वो कूद करके वापस आ जाएंगे इधर। तो जेएनपीसी कमजोर नहीं हुई है। और वैसे भी जेएनपीसी की जो सोनिया है, जेएनपीसी का जो राहुल है, इसके सारे धंधे भारत में व्यापार के व्यापारिक और कमर्शियल जिससे कि पैसे तमाम आते हैं, सब जो है मोदी जी के देख रेख में उनके संरक्षण में चल रहे हैं। तो कोई फर्क नहीं है। जो जमीन हड़पी गई थी कि राजस्थान की जमीन जो है किसानों की, इन तीनों ने, वो कौन, रॉबर्ट वाड्रा जो उसका दामाद है सोनिया का, और उसकी बेटी प्रियंका वाड्रा, और उसका बेटा राहुल, ये तीनों जो जमीन हड़पे थे, अब उसमें निवेश भी हो रहा है। कोई सऊदी अरब का है, वो 25,000 करोड़ का वो सोलर पावर प्लांट के लेकर, तो सारे धंधे चल रहे हैं। यानी बिल्कुल इनको सुरक्षित रूप में इनके सारे व्यापारिक और वाणिज्यिक कमर्शियल जिससे कि इनकी पूरी कमाई होती है, सब धंधे चल रहे हैं। तो ये कमज़ोर नहीं है। हाँ, डायरेक्टली मैंने पावर में थोड़ा परिवर्तन जरूर हुआ है। तो ये गद्दारी है आपके ये मोदी जी की, कि इतनी खतरनाक जेएनपीसी को अपने गोद में पाल रहे हैं। उसके सारे जो धंधे हैं वो चल रहे हैं। 3000 क्लस्टर बसें इसी दिल्ली में मोदी जी की छत्रछाया में और केजरीवाल के संरक्षण में चल रही है। तो हम ऐसी चीज़ें विदेशों में भी इसे राहुल विंसी मान जो राहुल गांधी है, इसके नाम से कई उद्योग चल रहे हैं विदेशों में। ये सब जानकारी है मोदी जी को।
तो सारे जो है देश के गद्दार हैं, उनकी 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 गतिविधियाँ मोदी जी के राज्य में चल रही है। इस प्रकार मोदी जी भी देश के साथ बहुत बड़ी गद्दारी कर रहे हैं, बहुत बड़ी गद्दारी कर रहे हैं। और यही बात यदि वो सुने या ना सुने, या उनको कोई सुनाए ना सुनाए, इतनी बड़ी बड़ी गद्दारी का ये मुल्क एक होकर के भारतीयता के सूत्र में बंध करके, भारतीय रूप से एक होकर के पूरा हिसाब लेगा मोदी जी को, उनका जो ये देश के दुश्मनों को पाल रहे हैं। ये बहुत, मैंने पूरे इतिहास में इस तरह से यानी कोई भी व्यक्ति नहीं मिलेगा कि हाँ, इन देश के दुश्मनों को पैदा किया है जेएनपीसी ने, ये इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो मालूम हो गए तो सारे दुश्मनों के पाल रहे हैं। तो अब ये बात थोड़ी सी छूट गई। अब अगले एपिसोड में बताया जाएगा कि आखिर ये आरएसएस और ये बीजेपी जो है, इनको मैंने ये जेएनपीसी को क्यों पाल रही है, क्यों उसके पापों को धुल रही है, क्यों उसके आगे घुटने टेक रही है। ये अपने आप में बहुत बड़ा एक सवाल है, बहुत बड़ा रहस्य है, और ये बहुत बड़ी साजिश का एक परिणाम है। तो यह अगले एपिसोड में इसका खुलासा, वैसे पूरा खुलासा तो यूट्यूब में मुमकिन नहीं है, लेकिन नमूने के तौर पर बताया जाएगा। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।